मानव मस्तिष्क के विकास कहते हैं। क्यों हमें जानना है? क्योंकि फ्रॉम इंस्टिंक्चुअल सहज वृत्ति से जीने वाले एक व्यक्ति को हम क्योंकि इवॉल्व हुए हैं सामाजिक वृत्ति से जीने वाले लोग। अब ये सामाजिक कार्यप्रणाली या सामाजिक तौर पे रहना, जो समाज के साथ में अलाइन होके जीने का बहुत एक बड़ा डर हमें रहता है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे। एक ज़माना था जब जहाँ पे हम आदि मानव के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी सहज-वृत्ति से जीते थे, इंस्टिंक्चुअल लिविंग से। एंड हमारी सोशल डेवलपमेंट में कितना विकास हुआ है और कितना उसका असर हम पे पड़ा है और इसके पीछे जो बीमारियाँ बनने के पीछे जो सिद्धांत है, इसको मस्तिष्क के विकास के इतिहास से हम दर्शाना चाहते हैं कि जब हम इंस्टिंक्चुअल थे, जब हम जंगल में रहते थे, तो सहज-वृत्ति से जो सोचा वो हम कर सकते थे। वहाँ पे कोई नियम नहीं। इन नियमों से हमें कोई सरोकार नहीं। जहाँ पे हमें सोना चाहा, हमें जगह मिली, सुरक्षित थी, हम सो गए। सवेरे उठे, हमारी सवेर की प्रकृति रूप प्रवृत्तियाँ जो थी, यहाँ पे डिफेकेशन करा, हम वहाँ पे लैट्रिन करने चले गए और वहाँ पे जहाँ मन किया हमने वहाँ पे पेशाब। शादी का कोई माहौल नहीं था। जो 2 व्यक्ति एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट पे अट्रैक्ट होते थे, वो संभोग करते थे और अपने-अपने कार्यप्रणाली में लग जाते। बच्चों को सँभालना वो एक मादा का कार्य होता था और मेल उसे सुरक्षित रखने में और उन्हें पूरी तरह से प्रोवाइड करने में या वो सारी चीज़ों को ले आना जिससे कि इनका स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रहे। सो धीरे-धीरे जब समाज की वृद्धि हुई, विकास हुआ, हमने फैमिली का रूप लेने लगा, हमने कम्युनिटी बनाई और हमें पता था कि यदि कोई भी तरह से हम कहीं पे भी सोते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का एक खूंखार जानवर आता है और हमें देखता है और हमें खाकर अपना आरामदायक भोजन बना के चला जाता है। तो सर्वाइवल की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहली जो सोच हमारी थी वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में सुरक्षित रहने की थी। तो हमने केव्स बनाना शुरू किया, घर की प्रणाली बनी और उसकी जो ब्लूप्रिंट थी उससे हमने अपने विकास को समझा कि हम एक व्यक्ति किसी अ, जैसे आप पिक्चर्स देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सेबर टूथ है या लायन है, टाइगर है, कोई शेर या भालू, चीता अगर हम पे किसी भी तरह का अटैक करता है, उस समय पे हम अकेले इतने ताकतवर नहीं हैं, जहाँ से हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। तो हमने कम्युनिटी में रहना शुरू किया। एक 10-12 लोगों की भाला, बर्छी और किसी तरह के टूल्स हमने डेवलप किए ताकि हम हमारी सुरक्षा कर पाएँ। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी जो पहली प्रवृत्ति थी, जिसको हम फाइट और फ्लाइट संघर्ष या पलायन कहेंगे। क्योंकि जब समाज की शुरुआत हुई तो सुरक्षित रहना सबसे पहला हमारे जीवन को चलाना और उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और वो फिट कैसे रह सकता है? या तो मस्तिष्क का फिटनेस, संवेदनात्मक फिटनेस और शारीरिक फिट ये दोनों ही का अपना महत्व। तो जब इंस्टिंक्चुअल लिविंग से हमने सोशल लिविंग की शुरुआत करी बेस्ड ऑन सर्वाइवल मैकेनिज्म तो हमें कुछ नियम बनाने और इस संघर्ष या पलायन में जहाँ पे भी कोई भी ऐसी क्राइसिस जो किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर दबाव बनता था, या तो हम संघर्ष करते थे या तो हम पलायन करते। क्योंकि अगर छोटा प्रॉब्लम है, तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं, तो हम संघर्ष करें। लेकिन अगर हमारे सामने शेर, चीता, भालू या ऐसा कोई ताकतवर एनिमल आ जाता है, तो हम भागें, हम दौड़ें और हमें अपने आप को बचाना होगा। तो तीसरा जो रिस्पॉन्स था, जहाँ पे ना संघर्ष काम करता था, ना पलायन काम करता था, इसको हम कहते हैं प्ले। कई एनिमल्स को आपने देखा होगा या आजकल इंस्टाग्राम पे भी रील्स आप देखते हैं, जहाँ पे कोई बिल्ली चूहे को किसी भी तरह से अटैक करती है, तो चूहा वहाँ पे लौटने लगता है। या एक बतख है, जो किसी और खूंखार जानवर, ईगल या किसी तरह की किसी भी ऐसे पक्षी को देखता है, तो कहीं छिप जाता है। तो मृत होने का दिखावा करना, जिससे कि ये जो प्रेडेटर है, जो उन्हें कैप्चर करने आया हुआ है, शिकार करने आया हुआ है, वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और जैसे ही वो व्यक्ति सोचे कि ये तो मृत है और उनका ध्यान हटे और ये एनिमल वहाँ से भागे। इसको हम कहते हैं प्ले डेड। मॉडर्न डे इक्विवेलेंट टू प्ले डेड इज़ डिटेक्शन। जब हम घर में होते हैं और जहाँ पे कई ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं, लोगों की वजह से, सिचुएशन की वजह से या वातावरण की वजह से, कई बार ऑफ़िस का माहौल ऐसा होता है, घर का माहौल हाई chaotic होता है। बहुत ज़्यादा chaos या तनाव अगर घर में है, झगड़े हो रहे हैं, सुबह से शाम तक
कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इन सारी चीज़ों का असर हम पे होने लगता है और ना ही हम उसे फाइट कर पाते हैं, ना ही उसे छोड़कर बाहर निकल पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में डिप्रेस डिप्रेशन का मतलब ही वही है मुझे प्रेशराइज़ ना करें। और एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में होता है इसीलिए पारिवारिक तौर पे उसे अटेंशन मिलता है, केयर मिलता है, कोई अतिरिक्त दबाव नहीं बनाया जाता और परिवार भी सेंसिटिव रहता है। सो कई बार डिप्रेशन आल्सो बिकम द डिफेंस और कई व्यक्ति इस डिप्रेस्ड अवस्था में रहना चाहते हैं, विलिंगली या अनविलिंगली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनको डिप्रेशन है। कई बार फंक्शनल डिप्रेशन भी हो एंग्ज़ायटी होती है और उस घबराहट या एंग्ज़ायटी की वजह से भी लोग एक एक तरह से सहम जाते हैं या ठहर जाते हैं। इस ठहराव को ही चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है कि आपकी परिस्थितियों को समझकर आप में उन रिसोर्सेज़ की जो कमी आ गई है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं कर तो आयु प्रतिगमन या चिकित्सकीय संवहन के द्वारा हम आपके अंतर्मन में जाकर उन याददाश्त को, उन परिस्थितियों को या उन यादों को देखते हैं, उन्हें रिविज़िट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं और रिज़ॉल्व इसी प्रकार से इन सारी चीज़ों का एक असर हमारे शरीर पे और हमारी संवेदना और डिप्रेशन इसी कारणवश कई बार एक बहुत जानलेवा तरह का क्योंकि सुसाइडल भी हो जाते हैं, जब वो वाक़ई परिस्थितियों में उलझ के और वो जब सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह का माहौल बनता है या पैनिक अटैक होने क्योंकि संकट की परिस्थिति में हमारी सिम्पैथेटिक हमारी स्वयं संचालित चेतना तंत्र में दबाव जब बनने लगता है। एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सहानुभूतिपूर्वक चेतना तंत्र और दूसरा है पुराणोकंपी चेतना तंत्र पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्वयं संचालित चेतना तंत्र का मतलब ही यही है ऑटोनॉमी। जहाँ पे क्राइसिस बनती जाती है, स्वयं संचालित चेतना तंत्र का वो हिस्सा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, वो आपको सारी वो ऊर्जाएँ देता है, जहाँ पे आपके मसल्स में ज़्यादा टेंशन बनेगा, आपके प्यूपिल डायलेट होंगे, आप दौड़ेंगे, आपका लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लगेगा और आपके जो गट है, जो आपका पेट का हिस्सा है, वो उसको स्क्वीज़ करेगा और वो सारा ब्लड आपके हाथों में या पैरों में जाएगा क्योंकि फाइट और फ्लाइट ये दोनों आपके आर्म्स और लेग्स में स्थित है। और जैसे ही आप जो क्राइसिस से स्वस्थ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, जैसे कि गेट पे लेट्स से आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है और आप दौड़ते बस दौड़ते जा रहे हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको वो सारी ऊर्जा दे रहा है और जैसे ही आप गेट के इस तरफ आ जाते हैं और कुत्ता उस तरफ है और अब आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम कहेंगे फ्लैश और मानो ये फ्लैश पॉइंट अगर नहीं आता है और कॉन्स्टेंटली आपकी जो सिचुएशन है वो आपको प्रेशराइज़ करती रहती है, तब घबराहट का दौरा जो है, पैनिक अटैक जिसको वो होने लगता है। हर व्यक्ति जो पैनिक अटैक से गुज़र रहा है, उसके वातावरण में इतना तनाव है कि वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि हर एक दिन एक नया चैलेंज और इस चैलेंज की वज़ह से हम कहीं न कहीं ठीक नहीं हो पा रहे। तो इन चीज़ों को भी स्वस्थ करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर जो कि माइंड है और हार्डवेयर जो कि मस्तिष्क ब्रेन ब्रेन और माइंड दोनों ही आपसी तालमेल में काम करते हैं, जिससे कि आपकी 5 इंद्रियों से आने वाला जो वो इनपुट है, जो आपका मन मस्तिष्क प्रोसेस करता है, उस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा और केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा वो आपको सेफ रखने के लिए संघर्ष या पलायन स्थिति और जब वो नहीं हो पाता तो पैनिक अटैक। अब इन चीज़ों को समझते हुए यदि हम देखें कि सम्मोहन इसमें कैसे काम कर सकता है या हेल्प कई ऐसे सिम्पटम्स हैं, जिसमें साँस की परेशानी, दिल की धड़कन का तेज़ होना, सीने में दर्द होना, कँपकँपी होना, दम घुटना, ये सारे ही सिम्पटम जो हैं, सुन्न हो जाना, अनिद्रा वगैरह, ये सारे सिम्पटम्स जैसे मैंने कहा इज़ द इफेक्ट ऑफ द विंडिक्टिव एंड वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। जो कांस्टेंट तनाव है, वो जस्ट ठहर नहीं पा रहा या आप कुछ नहीं कर पा और वो असहायता इन सारी बीमारियों को जन्म यदि आप इन सारी बीमारियों को बिना दवाइयों के द्वारा ठीक होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको आगे देखते रहिए। आपको बहुत हेल्प करेगा ताकि आप हमसे मिलने से पहले आपके पास में ये अवेयरनेस हो कि बीमारियों को बिना दवाइयों के भी ठीक हुआ किया जा सकता है। आपकी हार्ट बीट का तेज़ होना या सर्वाइकल या आपके शोल्डर्स में दुखना, आपको माइग्रेन होना, इन सब के पीछे एक साइकोसोमैटिक कारण उन कारण पे हम काम करते हैं, हम सिम्पटम्स को समझते हैं और फिर चिकित्सा
जिसमें हमारे पास में जैसे मैंने कहा बहुत सारी ऐसी प्रणालियाँ हैं, जिससे कि आपको मदद मिल सकती है। क्योंकि जैसे-जैसे हमारा विकास हुआ, हम ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को फ़ॉलो करने लगे। उन नियमों से निकल के आए मोर सिस्टम्स, अधिक प्रणालियाँ बनने लगी। उन सिस्टम्स के मारे जैसे बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं, आपके बॉस से आप ऊँची आवाज़ में नहीं बात कर सकते हैं, आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं डैमेज कर सकते हैं, वहाँ जाके वो नहीं कर सकते हैं। या इन सारे बंधनात्मक नियमों की वजह से बहुत रुकावटें आती हैं। कई बार आप सामने वाला व्यक्ति गलत है, फिर भी आप बोल नहीं पाते हैं। या ताकतवर है और बोल नहीं पाते हैं। आप अपने आप को कमज़ोर या वीक समझते हैं या आपके पास में ज्ञान की कमी है। किसी भी ऐसी प्रणाली की वजह से यदि जब आप रुकावट करते हैं, उस रुकावट का असर आपके आंतरिकीकरण की वजह से आपकी बॉडी पे होने लगता है। द मोर द इंटरनलाइज़ेशन, फ्रॉम इंटरनलाइज़ेशन कम्स आउट आपके ब्रेकडाउन, जो कि इमोशनल है, दैनिक बीमारियाँ बनते हैं, जो कि क्रॉनिक नहीं होती है बट डे टू डे होती हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, किसी तरह का हेवीनेस, गट फीलिंग, एंग्ज़ायटी होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, हाइपरटेंशन होने लगना, धड़कन का तेज़ हो जाना, ये सारी चीज़ों का जो दैनिक आंतरिकीकरण होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है और फाइनली दे टर्न आउट इंटू वेरी क्रॉनिक एंड इलनेसेस जैसे कैंसर, किडनी फेलियर और जैसे मैंने कहा माइग्रेन, सर्वाइकल, किसी प्रकार का आँखों का इश्यू, कान का प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन्हीं प्रणालियों के आंतरिकीकरण की वजह से आपके संवेदनात्मक अ, विचारों के आंतरिकीकरण की वजह से ये होता है। और इसी को हम फिर बीमारियों का स्वरूप देते हैं और इनको रिवर्स किया जा सकता है, देयर इज़ होप। देखते रहिए माइंड या मन का सिद्धांत कैसे काम करता है और वो कैसे जुड़ा हुआ है आपके मन, विचारों और शारीरिक बीमारी। थैंक यू फॉर